नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही है। स्टॉक 63 से अभी तक लगभग 40 रुपीज तक आ चुका है और इसके ऊपर आज से करीब महीने 2 महीने पहले हमने इस वीडियो में बात करी। जून के अंदर जब इसके Q1 के रिजल्ट्स नहीं आए थे तब हमने बात करी थी कि प्रमोटर भाग गए क्या। उसके ऊपर आप लोगों ने काफी ज्यादा उस वीडियो को प्यार दिया था। आज फिर से इसकी बात करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स भरा हुआ रहता है उज्जीवन के क्वेश्चंस को लेके। तो आज की डेट में देखते हैं Q1 के अपडेट के बाद में इसकी पोजीशंस क्या हो सकती है, समझते हैं इसके एनालिसिस को। टेक्निकल फंडामेंटल दोनों रिव्यू करेंगे, समझेंगे ये कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं है, और अगर है तो इसमें कितना पेशेंस लग सकता है, इसमें मूव कब आ सकता है, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी हम बात करें वो एक एजुकेशनल कंटेंट है। अपने एडवाइजर से पूछे बिना बाय सेल की कोशिश बिल्कुल ना करें, आपको भारी नुकसान हो सकता है। बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले ये देखेंगे कि कंपनी का एक्चुअल में अभी का Q1 पोजीशन क्या है और बेसिक लेवल फंडामेंटल क्या है। बट ये चीज़ जानिए कि अभी इसमें गिरावट आने का रीज़न था मैनेजमेंट की गाइडलाइंस जो आई है वो थोड़ी वीक है। जो गाइडलाइन मैनेजमेंट ने दी है वो थोड़ी सी वीक है, तो इस वजह से यहाँ पे गिरावट आनी शुरू हो गई। फिर भी समझिए 8000 करोड़ की लगभग मार्केट कैप है इसकी। 6 की पी पे शेयर आपको अवेलेबल है, 6.5 की पी पे शेयर अवेलेबल है। आज की डेट में कोई बाय करता और सेम इसके डिविडेंड रिटर्न्स रहते हैं पहले की तरह, तो लगभग 3.5% आपको डिविडेंड मिल जाता है। यानी मान के चलिए आपके सेविंग अकाउंट में जितना ब्याज आता है उतना तो आपको ये भी दे देगा। आरओई कंपनी का अच्छा माना जाएगा, आरओसी भी मैं बैंक के वजह से इसको अच्छा कहूंगा। बुक वैल्यू जो है वहां से कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू से लगभग 1.5-2 गुना, 2 गुना 2.5 गुना भी कई बैंक ट्रेड करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 गुना भी कई बैंक ट्रेड करते हैं, बट ये बैंक फेयरली वैल्यूड लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ 0 है। क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि रिवर्स मर्जर हुआ, उसके बाद क्या होता है, पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखिए। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग पूरी दिखाएगा क्योंकि रिवर्स मर्जर हुआ है। डेट कंपनी को हम नहीं देख सकते क्योंकि ये तो फाइनेंस का काम करती है, डेट मायने नहीं रखेगा। ईपीएस 6.50 का, 6.45 का, 40 रुपए का शेयर और लगभग 6.5 रुपए का ईपीएस। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। आप समझिए 15% के आसपास का आपका ईपीएस आता है। इस चीज को नोट डाउन करिए। करंट मार्केट प्राइस से बहुत अच्छी चीज होती है। प्रॉफिट ग्रोथ कम नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो। मार्केट कैप टू सेल्स देखा जाए तो ठीक है, बहुत ओवर वैल्यूड हम नहीं कह सकते। फ्री कैश फ्लो अच्छा है। पीजी रेशियो देखे तो अंडर वैल्यूड नजर आती है। कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री की पी से तो डबल होने का पोटेंशियल नजर आता है इंडस्ट्री की पी को देखा जाए। इन सब डाटा को देख के मैं ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल नहीं कह सकता। हाँ, कुछ डाटा अंडर वैल्यूएशन की तरफ निशानी जरूर दिखा रहे हैं। आगे बात करते हैं, इसको समझिए। यहां पर इसका एवरेज पी रेशियो अभी तक का क्या है, मार्केट ने जो एक्सेप्ट किया है दैट इज अराउंड 9.4। यानी किसी भी सिचुएशन में ये इस वैल्यूएशन को तो जस्टिफाई नहीं कर रहा है आज की डेट के हिसाब से। ये तो मैं क्लियर हुआ है। आगे समझिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स यहां देखिए लगातार ग्रोथ है। कोई भी क्वार्टर में ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है, यानी कि रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ध्यान से देखें इश्यू क्या है तो आप लास्ट ईयर का मार्जिन देखिए, सेम क्वार्टर का, और इस क्वार्टर का मार्जिन देखिए। तो ये मार्जिन पे प्रेशर आया है। माइक्रो फाइनेंस में कुछ दिक्कतें आ रही है। मैनेजमेंट ने खुद गाइडलाइन देके कहा है कि आगे आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ये चीजें हो रही है। अगर हम इसी के नेट प्रॉफिट को देखें तो आप देखिए नेट प्रॉफिट कितना था। अगर उस वक्त के नेट प्रॉफिट को और आज के नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो आपको लगेगा कि यार बात तो सही है। जून के अंदर लास्ट ईयर ये जो हमारा था जून 2023, 324 करोड़ का आपने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। आज आप उससे अच्छी रिवेन्यू लाए हो, वहां से काफी अच्छी आपने रिवेन्यू लाई है, लेकिन आपके प्रॉफिट्स इतने अच्छे नहीं हैं। इसका रीजन क्या है, मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर। मार्जिन्स कैसे समझिए इसको, यहां पर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फाइनेंस प्रॉफिट कह सकते हैं अपन। फाइनेंस प्रॉफिट जो है वो 255 करोड़ था, यहां पे वो 50 करोड़ कम हो गया, तो ऑटोमेटिक प्रेशर आएगा। वो कैसे कम हो गया, उसका रीजन क्या है, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस देखिए। यहां पर देखिए आप 494 और 538, यहां पे देखिए ये सेल्स के अनुपात में उससे ज्यादा बढ़े हैं, उस रेशियो से ज्यादा बढ़े हैं, तो आपके फाइनेंस मार्जिन पे प्रेशर आ गया और यहां पर आपको दिक्कत हो गई। अब अच्छी चीज क्या है, जो अच्छी चीज है वो समझिए। यहाँ पे ईपीएस आपका ऑलमोस्ट सिमिलर, कोई खराब नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक खराब चीज हुई थी, यहाँ पे ग्रॉस एनपीए, जो एनपीएस हैं वो थोड़े बढ़ गए और नेट एनपीए भी थोड़े बढ़ गए, और मैनेजमेंट ने खुद कहा भी है, इसलिए मार्केट में इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर आप देखना चाहें इसको, ये मत सोचिए कि कोई आपने ग्रोथ मिस करी है, ये सोचिए कि अगर हम एज ए कंपनी इसे देखें तो बिजनेस देखते हैं तो कैसा है। तो समझ के देखिए, 1500 करोड़ का बिजनेस करने वाली कंपनी 300 करोड़ रुपए जेब में लेके जा रही है टैक्स पेमेंट करने के बाद में। 1500 करोड़ का बिजनेस है, 300 करोड़ आप जेब में लेके जा रहे हो टैक्स वैक्स सब पे करने के बाद में, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनीज 15,000 करोड़ की रेवेन्यू करके भी 300 करोड़ जेब में लेके नहीं जाती, कई कंपनियां ऐसी भी होती हैं, तो ये अच्छा माना जाएगा, अच्छी चीज कही जाएगी।
हाँ, पिछले Q1 से देखा जाए तो निराशाजनक है, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है। और अगर आप ये भी देखना चाहें ना तो पिछले आप देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर आप 6 क्वार्टर रिजल्ट्स देखें तो एक क्वार्टर में यहाँ पे 300 करोड़ का प्रॉफिट था और एक यहाँ पे, तो 6 क्वार्टर में सबसे वीक परफॉर्मेंस कंपनी की निकल के आई है नेट प्रॉफिट के टर्म्स में, ये पता चलता है। बट ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी, खराब नहीं कह सकते आप। आगे समझिए, यहाँ पर इसको देखिए, नेट P&L हम ईयरली P&L हम देखेंगे। ईयरली P&L को देखिए, कोविड के बाद की सिचुएशंस और कोविड के पहले की सिचुएशंस आपके सामने हैं। ये देखिए क्या सिचुएशंस थी, ये आपको दिख रही होगी। अब आप पिछले साल की सिचुएशन देखिए, कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट। आप ये सोचिए, एक कंपनी जिसने 4100 करोड़ की जो सेल है वो करके प्रॉफिट दिया था आपको 1100 करोड़ का नेट प्रॉफिट, यानी कि आपका 4000 करोड़ का धंधा हो रहा है और 1000 करोड़ आपकी जेब में टैक्स वैक्स काटने के बाद। ये समझिए, वो कंपनी अगर 5600 करोड़ का धंधा करती है और उतने उसी अनुपात में आपके जो है प्रॉफिट नहीं बढ़ते तो मार्केट कुटाई करता है। अब वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। बट स्टिल आप ये ध्यान रखिए, 5.5 6.5 ये ईपीएस है और इस पे आपको एक कंपनी अवेलेबल हो रही है सिर्फ 40 रुपए पे, तो ये अच्छा भी कहा जाएगा, इसे आप खराब नहीं कह सकते। बाकी पिक्चर हम चार्ट पे क्लियर करेंगे। तो यहां मैं इसको ओवर वैल्यूड तो नहीं कह सकता, अंडर वैल्यूड है, ये मानना होगा। सेल्स की ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी, प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, खराब आप नहीं कह सकते। आगे चलिए, यहाँ पर अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन हाँ पिछले एक साल का खराब दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की अच्छी कह सकते हैं, खराब हम नहीं कह सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझ लीजिए, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 0 हुई है, FIIs की होल्डिंग बढ़ गई, DIIs की होल्डिंग बढ़ गई और सारे पब्लिक में शिफ्ट हो गए ड्यू टू मर्जर। और यहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टर है, मैडम का नाम है डॉली खन्ना, उनका भी यहाँ पे 1% के आसपास होल्डिंग है। बट दैट डजंट मैटर। क्यों मैटर नहीं करता? ये कब बेच के निकलेंगे आपको और मुझे फोन करके थोड़ी बताएंगे कि हम निकल रहे हैं भाई, इनका मैटर नहीं करता। बट ठीक है, लख रखा है तो अच्छी बात है। अब पिक्चर देखिए, चार्ट पे क्लियर होगी, चार्ट पे चर्चा करते हैं, क्लियर पिक्चर वही मिलेगी। फंडामेंटली वीक स्टॉक नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कंपनी का ये है हमारे पास में इंट्रिंसिक वैल्यू। ये इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी की जो लगभग 100 रुपए है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है, वो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से जुड़े हैं तो आपको पता होगा। 100 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है। बुक वैल्यू 28 की है, बुक वैल्यू अलग होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होती है। तो ये आप नहीं कह सकते कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, ये अंडर वैल्यूड है, ये आप ध्यान में रखिए। बाकी पिक्चर चार्ट पे मिलेगी। लेट्स हैव चार्ट पे चर्चा। अब चल रहा है हमारे सामने उज्जीवन का चार्ट, ध्यान से समझिए। जब भी किसी स्टॉक में एक ट्रेंड बनता है अप ट्रेंड का, तो क्या होता है इस चीज को नोट करिए। मंथली चार्ट जो होता है उसकी ग्रीन कैंडल नोट डाउन करिए, उस ग्रीन कैंडल के नीचे कोई रेड कैंडल नहीं बनती है, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखिए इसके नीचे जरूर जाता है, रेड कैंडल नहीं बनी, यानी रेड कैंडल क्लोज नहीं होती है। तो ये देखिए तब तक चल रहा था, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहां पर इसके नीचे एक रेड कैंडल ये बन गई, ये यहां पे क्लोज कर गई, यानी यहां पे इसका जो अप ट्रेंड था लंबे समय से चल रहा था वो खराब होना शुरू हो गया था। अगर आप ध्यान देखें तो अब देखिए मंथली हाई के ऊपर जो है वो ग्रीन कैंडल नहीं बना पा रहे, देखिए इसके ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बन पा रही है, यानी हमें एक मंथली हाई एक रेड कैंडल चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेड कैंडल, ये हम ऐसे करते हैं और यहां पे लिखते हैं रेड कैंडल, और अगले मंथ की जो ग्रीन कैंडल बनती है वो इस हाई के ऊपर ऐसे क्लोज होनी चाहिए, यहां पर ये ग्रीन होनी चाहिए, तब हमें क्लियर होगा कि स्टॉक ने एक बॉटम आउट किया है। तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बॉटम आउट किया है। कौन से टाइम फ्रेम पे? मंथली टाइम फ्रेम पे। तब आप मानिएगा कि यहां बॉटम आउट हुआ है, तब तक बॉटम आउट के इंडिकेशंस नहीं है, ट्रेंड बदलने के इंडिकेशंस नहीं है, तब तक ये बेयर्स की ग्रिप बनी हुई है। अब इसको समझिए, यहां पर एक बड़ा करेक्शन यहाँ पे स्टॉक ने पहले भी किया था 78-79% का, और यहाँ से फिर एक ज़बरदस्त कई गुना होने वाला प्रॉफिट भी मिला था। अब यहाँ एक चीज़ और समझनी है कि इतनी बड़ी जो रैली थी इसका करेक्शन तो नहीं है कहीं, ये इसका करेक्शन होने की तैयारी है। आज से काफ़ी टाइम पहले भी मैंने यहाँ पर ये वीडियो बना के कहा था कि मूव अगर आपको चाहिए तो 63 के ऊपर मिलेगा, 63 के नीचे मूव नहीं है, 63 के ऊपर ही मूव है, तब तक मूव नहीं है। हालांकि आज वो लेवल चेंज हो गए, उसकी भी हम बात करेंगे, वो मूव हम देखेंगे कहाँ मिलता है, लेकिन वो मूव 63 के ऊपर था, तब तक नहीं है। अब ये करेक्टिव वेव में है, ये करेक्टिव। अब यहाँ इस करेक्शन में मंथली चार्ट पे सपोर्ट कौन से है वो देखते हैं। आइए ये समझिए, ये एक 40 रुपीज़ का सपोर्ट है, तो मैं आराम से दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये 40 का सपोर्ट है, और इसके नीचे आता है तो स्टॉक के लिए 36 और फिर 32 के गेट भी ओपन हो जाएंगे। तो हमें पता चला 36 और 32 ये भी गेट ओपन हो सकते हैं अगर ₹40 के नीचे जाता है तो। अब ये तो हमने खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि करना क्या है, वो आगे की कहानी है। अभी हमने बेसिक और जनरल डिस्कशन किए हैं। ऊपर की बात करते हैं तो देखिए इमीडिएट एक बड़ा रेजिस्टेंस आता है 48-49 की रेंज में, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर आने पे हमारे पास दो कंफर्मेशन होंगे, मंथली चार्ट पे भी आप इस हाई को क्रॉस कर देंगे, प्लस एक बड़ा रेजिस्टेंस बड़ा सपोर्ट जो है उस प्राइस एक्शन की रेंज को भी आप तोड़ के
आ जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वहां आएगा, बुल्स का कॉन्फिडेंस आएगा। फिलहाल कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमें मंथली चार्ट पे भी आइडिया लग गया है। आगे समझिए, यहां पर देखिए वीकली कन्वर्ट करते हैं, वीकली डाटा को समझने की कोशिश करिए और हम इस ड्राइंग को हटाते हैं। यहां पर देखिए दिस इज द वीकली डाटा। अब इसको ध्यान से देखिए, ऊपर गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे। अगर ये ब्रेकआउट करता तो हम इसे एक्यूमुलेशन मानते हैं और ब्रेकआउट होने के बाद में यही लेवल सपोर्ट बनता है, बट ये हुआ है ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और वहां से फिर एक डाउन ट्रेंड शुरुआत हो रही है। अब रिसेंट में एक यहाँ पे ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, इसके लो को टेस्ट करने आ सकता है, स्टॉक साफ साफ नजर आ रहा है, इसके पास आ सकता है और फिर वापस देखा जाएगा करना क्या होता है। राइट नाउ यहाँ पे ट्रेंड तो बेरिश है, ट्रेंड बेकार है, ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है, ट्रेंड को लेके कोई डाउट नहीं है। कन्वर्ट करते हैं इसी को एक बार डेली चार्ट पे, यहां देखिए ध्यान से, और डेली चार्ट पे हम लोग ईएमए लाइन को भी लगाना चाहेंगे। यहां पे हम ईएमए लाइन लगाते हैं। सो ये हमारे पास 200 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन है, ये भी हमें क्लियर प्रेशर दिखा रही है कि स्टॉक प्रेशर में है, अंडर प्रेशर है। यहां पे कोई भी फिलहाल रिकवरी के संकेत नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट 40, 36 और 32 ये रहेंगे। 32 के नीचे जाना स्टॉक के लिए बड़ा मुश्किल होगा, बेकार से बेकार सिचुएशन में, जो कि इसके चार्ट को देख के लगता है। आइए आगे समझते हैं अभी की डेट में और क्या किया जा सकता है। वीकली कन्वर्ट करते हैं वापस। अब देखते हैं हमारे पास डिसीजन टेकिंग क्या हो सकती है। यहाँ पे डिसीजन टेकिंग से पहले ये जरूर समझिएगा, ये जो रेंज है, ये जो रेंज, ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है स्टॉक के लिए। ध्यान से देखिए पीछे क्या हुआ था, इसी रेंज में आकर यहाँ पे आपका क्या बन रहा था, सप्लाई जोन बन रहा था। ये पहले क्या एक्ट कर रहा था, यहाँ मैं लिख देता हूँ सप्लाई, ये सप्लाई हो रही थी यहाँ से। अब इसी रेंज में आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुई, डिमांड होगी, मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ, फिर से यहाँ पे एक बार डिमांड हुई और फिर तीसरी बार ये डिमांड है। अब की बार ये इसकी बॉटम को टच करने वापस आ सकता है, साफ साफ दिख रहा है कि 40 का लेवल आ सकता है। तोड़ने के बाद दिक्कत होगी, फिर 36 और 32 के लेवल से आपको बचना मुश्किल हो पाएगा, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, तो ये टूटने पर दिक्कत होगी, हमें ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं हम लोग आज की डेट में एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर क्या कर सकते हैं, वो हमें समझना है। तो ये हमारे सामने मंथली चार्ट, मैं मान के चलता हूं ये कंपनी जो है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेता हूं पहले। ये कि जो गाइडलाइन है, यहाँ पे हम लिखते हैं गाइडलाइंस बाय मैनेजमेंट, ये क्या है, वीक है, वीक है गाइडलाइंस। ओके, मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर है, अगर हम लिख लें मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर है, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे प्रेशर, ताकि आपको क्लियर रहे, ये प्रेशर है। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो कंपनी का माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस वो भी अंडर प्रेशर है और वो इतना अच्छा नहीं जा रहा। एनपीएस जो है वो बढ़ रहे हैं, ये एनपीएस प्लस 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 कर दिए हमने, ये बढ़ते जा रहे हैं। साथ में अब हमें इंपॉर्टेंट चीज और क्या लिखनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या लिखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये ₹100 की है इस कंपनी की, और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 2.5 गुना का पोटेंशियल निकल के आता है इंट्रिंसिक वैल्यू में। बुक वैल्यू की बात करें तो वो ₹28 की है, तो 28 की बुक वैल्यू से लगभग जो बैंक्स होते हैं वो 2 गुना 3 गुना ट्रेड करते हैं, तो ये उसको भी जस्टिफाई नहीं करता। पी रेशियो की बात करें, यहाँ देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, पी रेशियो ₹6.5 के आसपास का आता है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 3.55% का आता है। ये सारी चीज हमने नोट डाउन कर ली, इतना क्लियर हुआ। बिजनेस की एक बार एक और नोट डाउन कर लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में ईपीएस जो निकल के आता है वो लगभग ₹6.5 का है, 6.50 का, ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें क्या देखना है, हमें एक चीज समझनी है कि इस पूरी जर्नी का ये करेक्टिव वेव है, ये हमें पता चल रहा है साफ साफ। ऐसा नहीं कि बैंक खराब होगा, बर्बाद होगा, वही चांसेस कम है, बाकी देखो ऊपर वाला जाने। इतनी चीजों को देखने के बाद एक चीज सोच के देखिए, यहां पर किसी का पैसा लगा हुआ है आज की डेट में, समझिए कोई बड़ा इन्वेस्टर है, कोई मतलब जबरदस्त इन्वेस्टर, उसका पैसा लगा हुआ है। क्या वो इसे ओवर वैल्यूड कह सकता है? आंसर इज नो, ओवर वैल्यूड तो नहीं कह सकता है। ये तो हमें क्लियर हुआ, क्योंकि कंपनी में ओवर वैल्यूएशन की कोई निशान नहीं है। वैल्यूएशन वाइज, डाटा वाइज, ये जो डाटा पकड़े, इन डाटा के वाइज तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, ये हमें पता चला। लेकिन अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखा जाए, यहां पर ये ग्रोथ पर्सपेक्टिव है जो मैनेजमेंट ने खुद बताया है कि इनके लिए आने वाला समय थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, ये हमें पता चला, चैलेंजिंग रहने वाला है, ये हमें पता चला। ये इतना पता चल गया। अब हमें डिसाइड करना होगा, मान लो हम फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं, हमें डिसाइड करना होगा कि भाई ये डाटा है, 6.5 की पी पे शेयर अवेलेबल हो रहा है और लगभग ₹6.5 का ईपीएस है, 3.55% का मुझे डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा, यानी कितना भी पैसा लगाऊंगा उसका 3.5% तो ब्याज आ जाएगा, ऐसा समझो आप नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये इतना है, क्या मैं पैसा लगा सकता हूं? आंसर है हाँ, तो जाओ, आंसर है नो, तो भाई रुक जाओ। मैं लेवल्स आपको बता देता हूं क्या करना चाहिए। मान लीजिए मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या मेरे पास बॉटम आउट के इंडिकेशंस हैं? मैं पहले बात करूंगा बॉटम आउट। अब टेक्निकल लैंग्वेज बता रहा हूं, पहले फंडामेंटल लैंग्वेज आपको समझाई, अब टेक्निकल लैंग्वेज समझो। फंडामेंटली क्या फ्रेश में पैसा लगाना चाहता हूं, क्या बॉटम आउट हुआ क्या? आंसर इज नो इंडिकेशंस।
अभी तक कोई इंडिकेशंस नहीं है। अच्छा, अभी वो इंडिकेशन कब आएंगे? अगर यहाँ से ऊपर भाग गया तो वो आएंगे ₹48 के ऊपर, अभी तो नहीं है। और ये रिव्यू पॉइंट होगा, ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं आया और चढ़ गए, रिव्यू पॉइंट होगा, रिव्यू करना होगा। फ्रेश बॉटम आउट के बाद लेना चाहता हूं तो अच्छा नहीं, मैं फ्रेश लेना चाहता हूं और मुझे बॉटम से कोई लेना देना नहीं है, बॉटम नॉट नेसेसरी हम लिखते हैं, बॉटम नॉट नेसेसरी। तो मैं लेना चाहता हूं तो क्या करूं? तो भैया फिर ध्यान रखो, एक्यूमुलेशन मोड वाले ही देख सकते हैं, जिनको एक्यूमुलेशन करना है, जो ₹32 के आसपास का भाव देखने को तैयार है, उनके काम का ही है, वरना नहीं है। एक्यूमुलेशन कहां से कर सकते हैं? यहां भी करो, यहां भी करो, यहां भी करो, यहां भी, कहीं भी करो, एक्यूमुलेशन मोड में ही जाना पड़ेगा। प्लस आपके पास टाइम देने का टाइम होना चाहिए, यानी पेशेंस होना चाहिए, तब आपके काम का है। आपके अंदर ये गुण नहीं है, कोई बात नहीं, बॉटम आउट जिन स्टॉक में हो चुका उनको देखो, बॉटम आउट वाले स्टॉक्स को देखिए, ये स्टॉक में अभी नहीं हुआ है तो आप छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। या फिर इस स्टॉक को देखना है तो 48 के ऊपर रिव्यू किया जाएगा, ये ध्यान में रखिए। आपको अपनी रिक्वायरमेंट अपने एडवाइजर के साथ बात करके क्लियर करनी है कि भाई मेरे को ऐसा सुना है मैंने कि भी बॉटम आउट नहीं हुआ, एडवाइजर बताएगा हुआ कि नहीं हुआ। और फिर पूछना कि अगर बॉटम आउट नहीं हुआ, बैंक अच्छा लग रहा है, अभी तू भी अच्छा बोल रहा है एडवाइजर भाई, तो क्यों ना इसको एक्यूमुलेट किया जाए। वो बोले कि एक्यूमुलेट करो तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट किया जा सकता है। समझ आई ये चीज? एक्यूमुलेशन में आप SIP भी कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुई ये चीज? अब हम बात करते हैं यहां पर कि मानो किसी ने ऑलरेडी यहां से पैसा लगा रखा है, यहां से ऊपर से ऑलरेडी लगा रखा है, तो वो क्या कर सकता है? देखो भाई, पिक्चर आपके सामने है, क्लियर है। आपको और पैसा डालना है, मानो कि नहीं मैं तो और पैसा डालने को तैयार हूं, मुझे बैंक बढ़िया लगता है, तो भाई आपको रिक्वायरमेंट फिर से क्लियर करनी है। बॉटम आउट के बाद डालना चाहते हो? नहीं, बॉटम आउट के पहले, तो फिर एक्यूमुलेशन जोन में जाना पड़ेगा। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट आपको पहले क्लियर करनी पड़ेगी। हम बात करते हैं क्या कोई स्विंग बन रहा है यहाँ पे अभी? इज देयर एनी स्विंग? हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या न्यू बुल्स आएंगे। नए बुल्स कौन होते हैं? जो स्विंग करते हैं, जो स्विंग करने वाले नए बुल्स हैं, जो स्टॉक को ऊपर उठाते हैं, क्या वो आएंगे यहाँ पे? आंसर इज वेरी सिंपल, बिग नो। क्यों नहीं? देयर इज नो सेटअप। भाई सेटअप मिसिंग है, तो यहां पर कोई भी बुल जो होगा, नया वाला जो बड़ा वाला बुल है, जो पैसा लगाता है, स्विंग करते हैं जो प्लेयर, वो यहां नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सेटअप नहीं है, तो वो बुल्स यहां पे नहीं आने वाले। इस बात को नोट डाउन करिए। तो बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर हुआ होगा, बैंक अंडरवैल्यूड है, ट्रेंड नेगेटिव है, बॉटम आउट के बाद लगाना है तो ऑप्शन आपके सामने है। अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है, वेट करना पड़ेगा, कोई इंडिकेशन नहीं है। बॉटम आउट के पहले लगाना है तो भैया ये चीज रही, ये आपके सामने है, ये इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। अब किसी ने सोचो यहां पर पैसे लगा रखे हैं तो क्या करना है, वो लैंग्वेज भी आपको समझा दी कि हाँ इस टाइप का प्लानिंग हो सकती है। हाँ, कोई ये चाहता है कि वो आज ले और कल ये स्टॉक बढ़ जाए, तो नहीं होने वाला, ऐसा नहीं हो सकता है, ध्यान में रखिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में अब आपको बताना चाहूंगा, जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे कह रहा है कि ये पूरी एक जो वेव है, इसकी एक करेक्टिव वेव है जो 40 से 36 रुपए के बीच में आई थिंक बॉटम आउट होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं करूंगा वही जो चार्ट में मुझे दिख रहा है। मुझे भी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, मुझे मानो बॉटम आउट के बाद लेना है तो मैं बॉटम आउट के बाद ही लूंगा। लेकिन यस, ये चीज मान के चलिए, मुझे लगता है कि ये करेक्टिव वेव है और ये जो पूरा करेक्शन होगा ये 36-40 की रेंज में बॉटम आउट होना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। बाकी देखो, जब तक चार्ट नहीं बोलेगा, पोजीशन तो हमें नई नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नई पोजीशंस नहीं बनानी, बनी हुई है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बैंक खराब नहीं है, बनी हुई है तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, एडवाइजर से बात भी कर सकते हैं। जो पिक्चर है वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। आई होप आपको समझ आया होगा कंप्लीट एनालिसिस की उज्जीवन के ऊपर क्या हो सकता है और क्या सिचुएशंस है, क्या सिनेरियो बन सकता है, बैंक कैसा है और इसमें आज की डेट में हमारे पास ऑप्शंस क्या है, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें, वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी और ये हमारे नंबर है, इस पे नंबर पे कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक समय में एक इंसान हमारे साथ सीखता है और ये आपके बजट में है, जिसकी फीस रहती है 44,000, तो ही आप कॉल करिए। बजट में अगर आपके नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इस चैनल से आप लर्निंग लेते रहिए। मेरी कोशिश होगी मैं लर्निंग देता रहूँ आपको। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे लिंक मिलेंगे आपको अकाउंट ओपनिंग के डिस्क्रिप्शन में, आप अकाउंट ओपन करवाना चाहें और कनेक्ट होना चाहें, अकाउंट ओपनिंग करवाइए। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो क्लिक करके आप जुड़ना चाहें जरूर जुड़िए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।